ऐतिहासिक लेख अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासनिक एवं आर्थिक व्यवस्था। लेखक राजेश कुमार राय। अलाउद्दीन खिलजी एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ, व्यवहारिक राजनेता तथा महान प्रशासक था। उसने अपने शासन के पूर्व प्रचलित शासन व्यवस्था का बारीकी से मूल्यांकन किया और इसमें व्यापक सुधार किए। अलाउद्दीन का विश्वास था कि राजत्व का विकास पूर्ण निष्ठा के बिना संभव नहीं है, परंतु उसके राज्य में विद्रोह की समस्या बनी हुई थी। इस समस्या पर काबू पाने के लिए अलाउद्दीन ने विद्रोह संबंधी कारणों को जानने और विद्रोहों का समाधान करने का प्रयास किया। उसने विद्रोह के 4 कारण निर्दिष्ट किए। पहला, प्रजा के बीच एक धनी एवं उदंड वर्ग मौजूद है जो बराबर सुल्तान को सत्ता को चुनौती देता है। इस वर्ग के रूप में अलाउद्दीन ने मध्यस्थ भूमिपतियों को दोषी ठहराया। दूसरा, सामंत वर्ग में शक्तिशाली परिवारों के बीच वैवाहिक संबंध आदि से उनकी शक्ति में वृद्धि होती है और वे सुल्तान को चुनौती देने के लिए प्रेरित होते हैं। तीसरा, सुल्तान को अपने राज्य में घटित होने वाली सूचनाओं की पूरी जानकारी नहीं रहती, अतः षड्यंत्र एवं विद्रोह रहते हैं। चौथा, राजधानी में त्योहारों एवं उत्सवों के अवसर पर मदिरापान होता है, जिससे षड्यंत्रकारियों को लोगों को बहकाने का अवसर मिल जाता है। इससे सुल्तान के विरुद्ध असंतोष की भावना जन्म लेती है। अतः अलाउद्दीन ने एक योग्य गुप्तचर व्यवस्था का गठन किया ताकि सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं उसे मिलती रहें। उसने सामंतों के बीच वैवाहिक संबंधों को नियंत्रित कर दिया और मद्य निषेध के आदेश दिए। भूराजस्व व्यवस्था में परिवर्तन लाकर मध्यस्थ भूमिपतियों के सारे अधिकार छीन लिए गए। सैनिक सुधार। अलाउद्दीन की शासन व्यवस्था का मूलाधार उसकी सेना थी, जो साम्राज्य विस्तार एवं निरंकुश शासन तंत्र की स्थापना के लिए आवश्यक थी। अलाउद्दीन ने स्थायी केंद्रीय सेना का निर्माण किया। फरिश्ता के अनुसार उसकी सेना में 4,75,000 अश्वारोही थे, जो 1000, 100 और 10 की टुकड़ी में संगठित थे। प्रत्येक टुकड़ी के लिए सेना नायक होते थे, जो खान, मालिक, सिपह सलार आदि कहे जाते थे। इन सैनिकों की नियुक्ति केंद्रीय सैन्य विभाग या दीवान अर्ज द्वारा जांच के बाद की जाती थी, ताकि सेना की कार्यकुशलता बनी रहे। इस विभाग द्वारा समय समय पर सैनिकों का निरीक्षण किया जाता था। प्रत्येक सैनिक का हुलिया एवं नामावली तैयार की जाती थी, ताकि वो अपने स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को युद्ध में नहीं भेज सके। अलाउद्दीन ने घोड़े को दागने की प्रथा भी जारी की, जिससे निरीक्षण के समय किसी भी घोड़े को दोबारा प्रस्तुत नहीं किया जा सके या उसके स्थान पर निम्न श्रेणी का घोड़ा नहीं रखा जा सके। इन दोनों प्रथाओं का प्रयोग बाद के काल में शेरशाह एवं अकबर द्वारा भी किया गया। अलाउद्दीन के पूर्व सैनिकों को उनके वेतन के स्थान पर भूमि प्रदान की जाती थी। इस प्रथा में अनेक दोष थे। बहुत सैनिक कार्यमुक्त होने के बाद भी भूमि को वापस नहीं करते थे, जिससे राज्य को आर्थिक हानि होती थी। अलाउद्दीन ने इस प्रथा का अंत करके सैनिकों को नगद वेतन देना आरंभ किया। प्रशासनिक सुधार। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशासनिक व्यवस्था को स्थायी, कुशल और सुदृढ़ बनाया। प्रशासक के रूप में सल्तनत काल के सुल्तानों में अलाउद्दीन का बहुत ऊंचा स्थान है। उसने समयानुकूल और व्यवहारिक शासन व्यवस्था की स्थापना की। निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करने वाले अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी इच्छा को ही कानून का रूप दे दिया और अपने राजत्व सिद्धांत के माध्यम से अपने को उलेमा एवं अमीरों के नियंत्रण से मुक्त करा लिया। उसके राज्यारोहण के आरंभिक वर्षों में उसे कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा और कारणों का विश्लेषण कर उसे रोकने हेतु कुछ प्रशासनिक नीतियां बनाई। उन प्रशासनिक नीतियों में निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे। पहला, दान में दी गई भूमि एवं संपत्ति पर नियंत्रण। दूसरा, गुप्तचर विभाग का संगठन। तीसरा, मद्यपान पर निषेध। चौथा, अमीरों के मेलजोल एवं वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध। उपर्युक्त नीतियों से अलाउद्दीन को काफी आर्थिक लाभ हुआ। उसके पास
काफी संपत्ति एकत्र हो गई और इसका उपयोग उसने प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने में किया। गुप्तचर व्यवस्था को संगठित कर देने से सरदार, अमीर एवं जनसाधारण भी सुल्तान के विषय में बातें करने से डरने लगे। मद्यपान पर निषेध तथा अमीरों के आपसी मेलजोल एवं वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध लगा देने से राज्य में फैले षड्यंत्रों का जाल सदा के लिए समाप्त हो गया। अपने जीवन पर्यंत सुल्तान को फिर अन्य विद्रोह का सामना नहीं करना पड़ा। अलाउद्दीन सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से शासन का सर्वोच्च पदाधिकारी था। राज्य की सारी शक्तियां उसी के हाथों में केंद्रित थीं। उसने न तो अमीरों का प्रभाव स्वीकार किया और न ही उलेमा के आदेशों का। सुल्तान का सबसे निकटतम सहयोगी वजीर होता था। वो दीवाने वजारत का प्रधान होता था। वो अन्य मंत्रियों एवं विभागों के कार्यों की देखभाल करता था। अलाउद्दीन ने वजीर का पद अपने विश्वास पात्र सैनिक अधिकारियों को सौंपा। दीवाने आरिज के जिम्मे सैनिक कार्य, सेना की नियुक्ति, उसके वेतन का प्रबंध, सेना के साजो सामान जुटाने, सेना का निरीक्षण आदि का कार्य सौंपे गए थे। दीवाने इंशा विभाग का प्रधान दबीर खास होता था। इस विभाग का कार्य शाही आदेशों और पत्रों का प्रारूप तैयार करवाना, प्रांतपतियों और स्थानीय अधिकारियों से पत्र व्यवहार करना और सरकारी आदेशों को सुरक्षित रखना था। दीवाने रसालत विदेश विभाग था। ये विदेशी देशों से संपर्क साधा करता था। अलाउद्दीन ने एक नए विभाग की स्थापना की जो दीवाने रियासत के नाम से जानी जाती थी। ये बाजार एवं व्यापारियों पर नियंत्रण रखती थी। इन मंत्रियों के अतिरिक्त केंद्रीय सरकार के अनेक कर्मचारी थे जो विभिन्न विभागों से संबद्ध कार्यों की देखभाल करते थे। राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने और विद्रोही प्रवृत्तियों पर निगरानी रखने के लिए अलाउद्दीन ने पुलिस एवं गुप्तचर विभाग की तरफ भी यथेष्ट ध्यान दिया। पुलिस विभाग का प्रधान कोतवाल होता था। दिल्ली एवं अन्य जगहों पर शांति व्यवस्था की स्थापना का उत्तरदायित्व उसी पर था। उसे व्यापक अधिकार दिए गए थे। दिल्ली का कोतवाल सुल्तान का विश्वास पात्र व्यक्ति होता था। कोतवाल के नियंत्रण में ही दीवान रियासत, शहना अर्थात दंडाधिकारी और मुहतसिब अर्थात गैर इस्लामी बातों को रोकने वाला अधिकारी कार्य करते थे। पृष्ठ संख्या 91। सुल्तान ने एक कुशल गुप्तचर विभाग का भी गठन किया। संपूर्ण राज्य में निपुण एवं प्रशिक्षित गुप्तचरों का जाल बिछा दिया गया जो प्रत्येक घटना की सूचना सुल्तान को देते थे। इस संस्था ने आम जनता, राज्याधिकारियों एवं अमीरों में भय का संचार कर उनकी अनैतिक एवं राज्य विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगा दिया। गुप्तचर विभाग का प्रधान बरीद ममालिक था जो बरीद अर्थात संदेशवाहक और मुनहियन या मुन्ही की सहायता से इस विभाग का कार्य देखता था। गुप्तचर विभाग की कार्यकुशलता का उल्लेख करते हुए बर्नी लिखता है, कोई भी उसकी अर्थात सुल्तान की जानकारी के बिना हिल नहीं सकता था और मलिकों एवं अमीरों, अधिकारियों एवं महान व्यक्तियों के यहाँ जो भी घटना घटती थी उसकी सूचना कालांतर में सुल्तान को दे दी जाती थी। गुप्तचरों की गतिविधियों के कारण वे अपने घरों में कांपते रहते थे। अलाउद्दीन ने निष्पक्ष न्याय की व्यवस्था की। वो स्वयं ही सर्वोच्च न्यायाधीश था और दरबार में बैठकर न्याय किया करता था। न्याय के मामले में वो बलबन के समान ही कठोर नीति का समर्थक था। सुल्तान के पश्चात न्यायिक व्यवस्था का प्रधान सद्र ए जहां काजी उल कुजात था। उसके नीचे नायब काजी या अदल और मुफ्ती होते थे। स्थानीय मामूली झगड़ों को मुखिया और पंचायतें सुलझाती थीं। न्यायाधीशों के आचरण पर भी निगरानी रखी जाती थी। दंड विधान अत्यंत कठोर था। मृत्युदंड, अंगभंग, कारावास, कोड़े मारने की सजा तथा संपत्ति के जब्ती की व्यवस्था की गई थी। कठोर दंड द्वारा राज्य में शांति व्यवस्था कायम की गई। आर्थिक सुधार। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों को दो मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला लगान संबंधी सुधार व दूसरा बाजार नियंत्रण। एक लगान संबंधी सुधार। इसके दो मुख्य उद्देश्य थे।
पहला, राज्य की आमदनी में वृद्धि, जिससे साम्राज्य विस्तार के लिए विशाल सेना का निर्माण किया जा सके। व दूसरा, मध्यस्थ भूमिपति वर्ग का दमन और उनका धन छीनना, ताकि इस वर्ग द्वारा विद्रोह की समस्या का समाधान हो सके। सर्वप्रथम अलाउद्दीन ने गंगा और यमुना के बीच के दोआब के क्षेत्र में लगान की वृद्धि के आदेश दिए। किसान को उपज के 1/3 के स्थान पर आधा हिस्सा लगान के रूप में देने के आदेश दिए। दूसरी ओर अलाउद्दीन ने दोआब क्षेत्र में करमुक्त भूमि पर केंद्रीय नियंत्रण स्थापित कर दिया और सारे भूमि अनुदान वापस कर दिए। इक्ता, इनाम, मिल्क और वक्फ के रूप में सामंती अधिकारियों और उलेमा के पास जो भूमि थी, उसे खालसा भूमि में अर्थात सुल्तान के प्रत्यक्ष शासन के अधीन भूमि में परिवर्तित करने के आदेश दिए गए। अलाउद्दीन ने संभवतः लगान निर्धारण की नीति में भी सुधार लाया। बर्नी के अनुसार उसने भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारण के आदेश दिए। इस पद्धति के लिए मसाहत शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन बर्नी ने इस संबंध में विशेष जानकारी नहीं दी है। लगान वसूली के कार्यों में व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए अलाउद्दीन ने एक नए विभाग दीवाने मुस्तखराज की स्थापना की। इस विभाग का काम लगान की बकाया राशि वसूल करना था। मध्यस्थ भूमिपति वर्ग में खुद मुकद्दम एवं चौधरी का नाम आता है। ये लगान वसूली के कार्य में सहयोग देते थे और किसान से लगान वसूल कर अधिकारियों को देते थे। इनके बदले में इन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त था। ये अपनी भूमि से रियायती दर पर लगान देते थे और किसान से सरकारी अथवा खराज के अतिरिक्त अपने लिए भी कर वसूलते थे। सामान्य रूप से खुद की स्थिति मुकद्दम एवं चौधरी के लिए अधिक महत्वपूर्ण थी। भूमि पर इनका वंशानुगत अधिकार था और राज्य द्वारा इनके अधिकारियों की मान्यता प्राप्त थी, जबकि मुकद्दम और चौधरी क्रमशः गांव के मुखिया और परगनों के प्रधान के रूप में थे। ये वर्ग सामान्यतः अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता था। किसान से अधिक लगान लेकर राज्य को लगान की राशि का पूर्ण भुगतान नहीं करके ये वर्ग अत्यंत धनी बन गया था। धनी होने के कारण इनके लिए अपनी निजी सेना रखना आसान था और इन सैनिकों के माध्यम से विद्रोह करते रहते थे। अलाउद्दीन ने इस वर्ग को कमजोर बनाने के लिए इनका धन छीनना आवश्यक समझा। उसने सर्वप्रथम इन भूमिपतियों को लगान वसूली के काम से मुक्त कर दिया और इन्हें रियायती दर पर लगान देने की सुविधा से वंचित कर दिया। इस तरह इस वर्ग की आर्थिक स्थिति पर आघात पहुंचा। अलाउद्दीन ने कर प्रणाली में भी सुधार लाया। उसने खराज अर्थात भूमिकर की दर में वृद्धि की। खुम्स अर्थात युद्ध में लूटे गए धन में राज्य का अंश की दर में वृद्धि की गई। इसे 1/5 से बदलकर 4/5 कर दिया गया। उसने कई नए कर भी लगाए, जैसे घरी अर्थात मकान पर लगने वाला कर, चराई अर्थात चरागाह पर लगने वाला कर इत्यादि। पूर्व काल में प्रचलित जजिया और जकात कर इस समय भी कायम रहे। अलाउद्दीन की राजस्व संबंधी नीति काफी सफल रही। इसने उसके राजनीतिक एवं आर्थिक उद्देश्य को पूरा कर दिया, परंतु जनता पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। उसकी आर्थिक अवस्था दयनीय हो गई। चूंकि उपज का अधिकांश हिस्सा राज्य ही ले लेता था, इसलिए किसानों को उपज बढ़ाने की चिंता नहीं रही। वस्तुतः अलाउद्दीन ने अपनी राजस्व नीति के परिणाम स्वरूप किसी के पास इतना धन ही नहीं छोड़ा जिससे वो अहंकारी बन सके अथवा षड्यंत्रकारी कार्यों में भाग ले सके। ये नीति राज्य के हित में लाभदायक सिद्ध हुई। इससे सल्तनत की स्थिति मजबूत हुई। 2. बाजार नियंत्रण। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों में बाजार नियंत्रण अर्थात मूल्य निर्धारण योजना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस योजना के संबंध में बर्नी द्वारा लिखी तारीख फिरोज शाही से ली गई है। इसके अतिरिक्त अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक खजाक नुलू फतू इसामी की पुस्तक फुतू अल सलातीन और इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत रेहला में इस योजना का वर्णन किया है। बर्नी के विवरण से ज्ञात होता है कि अलाउद्दीन ने निम्न 7 आर्थिक विनियमन पारित किए। पहला, सभी प्रकार के अनाजों के मूल्य निर्धारण। दूसरा,
अनाज बाजार में अधीक्षक की नियुक्ति। तीसरा, दोआब में अनाज के माध्यम से लगान की वसूली। चौथा, अनाज को दिल्ली तक लाने की व्यवस्था। पांचवा, अनाज सस्ता खरीदकर महंगा बेचने के विरुद्ध कठोर दंड। छठा, लगान वसूली की समुचित व्यवस्था और निर्धारित मूल्य पर सरकारी अधिकारियों को अनाज खरीदने की सुविधा। सातवां, अनाज बाजार में दैनिक क्रियाकलाप के खिलाफ प्रतिवेदन और गुप्तचरों की नियुक्ति। पृष्ठ संख्या 92। बाजार नियंत्रण के उद्देश्य। बर्नी के अनुसार इस योजना को सैनिक उद्देश्यों से प्रेरित बताया गया है। अलाउद्दीन ने साम्राज्य विस्तार के लिए एक विशाल सेना संगठित की थी। इस सेना पर होने वाले खर्च में कमी लाने के लिए अलाउद्दीन ने सैनिकों का वेतन निर्धारित कर दिया था। सैनिकों को इस सीमित वेतन में दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध कराना आवश्यक था और इसके लिए मूल्यों पर नियंत्रण का मार्ग अपनाया गया। अमीर खुसरो के अनुसार बाजार नियंत्रण का उद्देश्य आम जनता को राहत पहुंचाना था। कुछ इतिहासकारों ने इस योजना का उद्देश्य मुद्रास्फीति की समस्या पर नियंत्रण करना बताया है। उनके अनुसार अलाउद्दीन ने राज्यारोहण के समय दिल्ली की प्रजा के बीच बड़े पैमाने पर धन बांटा, जिससे लोगों के पास सोने चांदी के सिक्कों का बाहुल्य हो गया था, जबकि बाजार वस्तुओं की आपूर्ति पूर्ववत बनी रही। इस स्थिति में मूल्यों में वृद्धि हो गई थी, जिसे अलाउद्दीन रोकना चाहता था। ये भी कहा जाता है कि अलाउद्दीन अपनी निरंकुश शासन प्रणाली को सुदृढ़ आधार देना चाहता था, जिसके लिए प्रजा को आर्थिक रूप से राहत देना चाहता था, ताकि वे अपने राजनैतिक अधिकारों पर आक्षेप के विरुद्ध आपत्ति नहीं करें। विभिन्न विचारों में सैनिक आवश्यकता से प्रेरित योजना का विचार ही अधिक मान्य है। योजना का कार्यक्षेत्र। बाजार नियंत्रण के कार्यक्षेत्र के विषय में इतिहासकारों में मतभेद है। इस योजना का क्रियान्वयन राजधानी दिल्ली और उसके समीपवर्ती क्षेत्र तक ही सीमित था, या इसे राज्य के अन्य बड़े नगरों में भी लागू किया गया था। बर्नी के अनुसार ये योजना केवल दिल्ली और इसके समीपवर्ती क्षेत्र तक ही लागू की गई थी। अमीर खुसरो के अनुसार इस योजना से सभी नगरवासी एवं ग्रामीण लाभान्वित हुए थे। प्रतीत होता है कि इस योजना का क्रियान्वयन का केंद्र बिंदु दिल्ली ही था और इसे लागू करने के क्रम में सीमावर्ती क्षेत्रों के मूल्य में कमी आई, जिसमें पंजाब, मध्य भारत और दोआब के कुछ भाग भी प्रभावित हुए। बाजार नियंत्रण व्यवस्था। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए अलाउद्दीन ने दीवान रियासत नामक नए वाणिज्य विभाग का गठन किया, जिसका प्रधान सदर या रियासत कहा जाता था। इस विभाग के अधीन प्रत्येक बाजार के लिए निरीक्षक नियुक्त किए गए। ये निरीक्षक या शाहना व्यापारियों पर नियंत्रण रखते थे। व्यापारियों या शाहना पर नियंत्रण रखने के लिए गुप्तचर नियुक्त किए गए। सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के लिए कठोर दंड का प्रावधान था। बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन ने निम्नलिखित बाजार स्थापित किए। पहला, मंडी जहां अनाज का व्यापार होता था। दूसरा, सराय अदल जहां वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का व्यापार होता था। तीसरा, दास, घोड़ों एवं मवेशियों के लिए सामान्य बाजार। सभी बाजारों में विभिन्न वस्तुओं के मूल्य निर्धारित कर दिए गए। मंडी में अनाज की आपूर्ति के लिए लगान की वसूली अनाज के रूप में करने के आदेश दिए गए। इसके अतिरिक्त किसानों से उसके निजी आवश्यकता से अधिक अनाज निर्धारित मूल्यों पर खरीदने का आदेश दिया गया। इस तरह राज्य को अनाज उपलब्ध होता था, जिसे बाजारों के माध्यम से मंडी तक पहुंचाया जाता था। मंडी में यह अनाज लाइसेंस प्राप्त अधिकारियों द्वारा बेचा जाता था। व्यापारियों को निर्धारित मात्रा में ही अनाज प्रतिदिन बेचने का आदेश था। वस्त्र बाजार में विदेशों से आयात किए गए रेशमी कपड़ों का मूल्य निर्धारण करना कठिन था, अतः कुछ व्यापारियों को राज्य द्वारा ऋण दिया जाता था ताकि वे उपलब्ध मूल्य पर कपड़े खरीदकर उसे बाजार में लाकर निर्धारित मूल्य पर बेचें। इस व्यापार में जो हानि होती थी वो राज्य के द्वारा पूरी की जाती थी और व्यापारियों को उनकी सेवा के बदले में
कमीशन मिलता था। दासों, घोड़ों और मवेशियों के बाजार मूल्य में वृद्धि दलालों द्वारा उत्पन्न की जाती थी, जो व्यापारी एवं ग्राहक दोनों से कमीशन लेते थे। अतः इन दलालों को बाजारों से निष्कासित कर दिया गया और राज्य द्वारा व्यापारियों के लिए दर निर्धारित किए गए। हर व्यापारी को अपना हिसाब सरकारी अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कराना पड़ता था। प्रभाव: अलाउद्दीन ने अपने शासनकाल की पूरी अवधि में मूल्यों में वृद्धि नहीं होने दी, लेकिन इतिहासकारों में इस बात पर मतभेद है कि अलाउद्दीन के मूल्य निर्धारण संबंधी उपाय सभी वर्गों के लिए लाभदायक सिद्ध हुए थे या कुछ विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के लिए। अमीर खुसरो के अनुसार इस योजना का लाभ समस्त प्रजा को प्राप्त हुआ। बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन के समय में सामंतों, सैनिकों, बड़े अधिकारियों और धनी व्यापारियों को छोड़कर अन्य लोगों के पास धन नहीं था। योजना का लाभ वास्तव में केवल सामंत और सैनिक वर्ग को ही था। मूल्यों में गिरावट से क्रय शक्ति में वृद्धि हुई, जबकि मजदूरी पर आश्रित वर्ग कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि क्रय शक्ति नहीं बढ़ सकी। इस विचार के अनुसार अलाउद्दीन का उद्देश्य केवल सैनिक और सामंत वर्ग को ही संतुष्ट रखना था, ताकि इनके समर्थन से निरंकुश सत्ता को कायम रख सके। उसने अन्य सभी वर्गों के शोषण पर इस व्यवस्था को विकसित किया और किसान, शिल्पकार तथा व्यापारी इससे असंतुष्ट रहे। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि अलाउद्दीन के इन उपायों का उद्देश्य केवल दिल्ली की प्रजा को संतुष्ट रखना था, ताकि वे इसके निरंकुश शासन के विरुद्ध आवाज नहीं उठाएं। इसके लिए उसने सीमावर्ती क्षेत्रों की प्रजा का शोषण किया। अलाउद्दीन के उत्तराधिकारी मुबारक खिलजी ने इस योजना को स्थगित कर दिया और इसी के साथ उसने सैनिकों के वेतन में वृद्धि कर दी। कुछ इतिहासकारों ने योजना के स्थगन को व्यापारियों के असहयोग का परिणाम बताया है। अलाउद्दीन के जीवन काल में व्यापारी इस योजना का विरोध करने का साहस नहीं कर सके, लेकिन उसके मृत्यु के बाद व्यापारियों ने योजना का विरोध करना आरंभ कर दिया और मुबारक खिलजी जैसे अयोग्य शासक के लिए योजना को जारी रखना असंभव हो गया। इस योजना की उपलब्धि एक व्यक्ति की प्रतिभा पर आधारित थी और उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद इस योजना का क्रियान्वयन प्रभावी रूप से नहीं हुआ। पृष्ठ संख्या 93।